द सम ऑफ, एज पे तो आएंगी ना। आ जाएगा बाबू, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इस समय तो करवाएंगे। ऑफ एन एपी। बाबू मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, वैसे तो मैं बस रिवाइज करा रहा हूं, तो ऐसे मत बोलिए रिवाइज ये कराया नहीं। 3n² + 6n, फाइंड द nth टर्म, n की वैल्यू रख देंगे शायद। nth टर्म ऑफ NAP। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी या कि कभी भी अगर nth टर्म, अगर nth टर्म आपको एक एपी की निकालनी है, nth टर्म, तो आपको क्या करना है, an वाला फॉर्मूला लिखना है और इसमें इस a और d की वैल्यूज डलवा देनी है। मेरी बात सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई भी कभी भी आपसे ये पूछता है कि nth टर्म फाइंड आउट कर दो, तो इसका मतलब क्या होता है वो सुनिए। इसका मतलब होता है कि आप मुझे an की वैल्यू बता दीजिए n की टर्म्स में, बस सिर्फ n की टर्म्स में। मतलब an के फॉर्मूले में तो a n d तीनों चीजें आती हैं, तो आप एक काम करिए, आप a और d में वैल्यू डलवा दीजिए और पूरा का पूरा आपका जो an आए वो किसकी टर्म्स में आना चाहिए, खाली n की टर्म्स में। उसे कहते हैं nth टर्म, उसे कहते हैं nth टर्म। तो भैया इसमें मतलब a और d डालना है। हाँ जी भैया, हमें तो a और d भी नहीं पता। हाँ, आपको a और d नहीं पता है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें a और d निकालना है। अब आइए क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं, क्या लिखा है। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² + 6n। तो ये जो 3n² + 6n है, ये क्या है नमन, ये आपको सम दिया हुआ है n टर्मों का। मतलब इसमें भी a और d डले पड़े हैं लेकिन Sn के माध्यम से। तो इसका मतलब ये जो चीज लिखी हुई है ना 3n² + 6n, ये क्या है आपके पास, Sn का फॉर्मूला है। अब भैया Sn का फॉर्मूला है तो भैया इससे तो हमें S1 S2 S3 ऐसे मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। अब Sn के फॉर्मूले से a और d कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको सीखनी है। वो कैसे निकालते हैं वो सुनिए। अगर मैं, अच्छा S1 का मतलब क्या, पहले तो ये समझाओ। S1 का मतलब क्या होता है, पहली टर्म का सम। अब आप खुद बताइए, अगर कोई एपी है आपके पास A1 A2 A3 A4 ऐसे करते हुए, तो S1 का मतलब क्या होगा, पहली टर्म का सम। अब पहली टर्म का सम क्या भाई, को दो तीन चीजें थोड़ी हैं, एक ही टर्म है, उसी का सम कह रहे हो, तो एक्चुअली में वही होगा। तो S1 का मतलब क्या होता है, A1 का सम। A1 का सम मतलब A1 खुद। अच्छा अब आप एक चीज बताइए, S2 क्या होगा, A1 + A2। S2 का मतलब होता है दो टर्मों का सम। अब दो टर्मों का सम मतलब A1 प्लस भैया A1 A2 U भाई दो टर्मों का सम यार, A3 A4 स्टार्टिंग की दो टर्मों का सम। ये सारे के सारे फॉर्मूले स्टार्टिंग से लगते हैं। अच्छा अब S3 का मतलब बता दीजिए, A1 + A2 + A3। बताइए इसमें कुछ गलत अगर आपको लग रहा है तो बताइए। तो S1 का मतलब होता है पहली टर्म का सम। पहली टर्म का सम मतलब पहली टर्म खुद, ये बस खाली S1 में ही होता है। बाकी S2 में तो ये फिर आपका दो टर्मों का सम पहुंच जाता है, A1 A2। S3 में ये तीन टर्मों का सम पहुंच जाता है, A1 A2 और A3। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, देखो मेरे को जुगाड़ करना है किसका, ए का और डी का, क्योंकि ये इसी से मेरी nth टर्म निकलेगी। अब मैं ए और डी का जुगाड़ कैसे करूं, तो मेरे ख्याल से S1 निकालने से मेरे पास किसका जुगाड़ हो जाएगा, A1 का तो हो ही जाएगा डायरेक्टली, हाँ या ना, सही है। अच्छा जी, अब अगर मैं S2 भी निकलवा लूं और उसमें से अगर मैं क्या माइनस करवा दूं, S1, तो देखिए दो टर्मों के सम में से अगर आप पहली टर्म का सम माइनस करवा दे, मतलब पहली टर्म हटवा देते हैं, तो क्या मिलेगा A2। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी Sn से अगर A2 निकलवाना है तो आपको S2 - S1 करना चाहिए।
अच्छा मान लो अगर मेरे को A3 निकलवाना है तो किसको माइनस करना चाहिए? 3 minus S2 S3 माइनस S2। क्यों भाई? S3 मतलब 3 टर्मों का सम और S2 मतलब 2 टर्मों का सम। तो अगर इन 3 टर्मों के सम में से अगर 2 टर्मों का सम क्या हो जाए माइनस, तो क्या बचेगा? A3। अब आप चाहें तो इसको ऐसा फॉर्मूला याद कर लीजिए कि अगर कभी भी हम S2 माइनस S1 करते हैं तो क्या मिलता है? A2। A2। दो टर्मों में से पहली टर्म हटवा दिया तो एक टर्म बचेगी। अच्छा, और अगर मैं S4 माइनस S3 करूं तो क्या मिलेगा? A4। आप बोलो तो मैं करके दिखाता हूँ। S4 का मतलब 4 टर्मों का सम, A1 A2 A3 और A4। S3 का मतलब 3 टर्मों का सम, मतलब A1 A2 A3। अब आप खुद सोचिए, अगर आप S4 में से S3 को क्या करवाएंगे, मतलब A1 हट गया, A2 हट गया, A3 हट गया, तो बचा ही क्या? अब आप खुद सोचिए, अगर मेरे को A99 निकलवाना है तो क्या करना चाहिए? S99 minus S99 में से S माइनस कराना चाहिए S98। S98। एक कम वाले सम को माइनस करवा दो। तो ये SN का तरीका है पता लगाने का टर्मों को। SN माइनस, हाँ वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी एक तरीका है कि भाई। अच्छा अगर ऐसे ही करते करते, हाँ चलो यार ये भी करिए एक शॉर्टकट, आप इसको भी निकाल लीजिए। अब ऐसे ही करते करते अगर मान लीजिए मुझे nth निकालना है तो बताइए क्या करना चाहिए? SN माइनस SN माइनस एक और n में से। ये कैसे आएगा? n की जगह चला दें, SN तो है ही तुम्हारे पास, तो SN माइनस 1 निकालने के लिए n की जगह क्या चलवा देना? n माइनस 1 आ जाएगा। पर ये इस पे इसके थ्रू मत करो, पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक बहुत अच्छी बात बताई है इसने कि भाई इस शॉर्टकट को भी याद रखिए कि an निकालने के लिए आप SN में से SN माइनस 1 को क्या करवा देते हैं, तो भी an आ जाए, क्योंकि हमने ये पैटर्न समझा। अच्छा जी, अब आइए दोबारा हम लोग गौर करते हैं। हमारा जो SN था वो क्या था आपके पास? 3n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 6n, और आपको फाइंड करना था nth टर्म। तो बताइए भाई, सबसे पहले मेरे को nth टर्म निकालने के लिए a और d चाहिए, तो मेरे ख्याल से SN में पहले आपको क्या रख देना चाहिए n की जगह? 1। उससे होगा क्या, मेरे पास कम से कम A1 तो निकल ही आएगा। 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1, मैंने n की जगह 1 रख दिया, 3 plus 6 तो यहाँ पे 3 प्लस 6 दैट इज 9, तो S1 निकल आया। S1 निकल आया मतलब मेरा A1 निकल आया, और आप इसको हाईलाइट भी कर लीजिए क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है आपको। अब मुझे D और चाहिए। अब D के लिए आपको नहीं लगता कि A2 निकालना चाहिए भाई? अच्छा A2 निकालने का तरीका A बताइए। plus B A2 निकालने का तरीका है S2 माइनस S1। A प्लस डी भी है, लेकिन वो तो A प्लस डी शॉर्टकट वाला है ना। SN से बताओ A2 कैसे निकालते? S2 minus S1। S2 माइनस S1, तो हिसाब से मुझे n की जगह एक बार 2 रखकर क्या निकाल लेना चाहिए? S2 भी। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और यहाँ पे हो गया 12, और यहाँ हो गया 12 प्लस 12, आंसर आ गया 24। अब बताइए A2 कैसे निकालूं? S2 माइनस S1, S2 कितना है? 24 minus 9 दैट इज, बताओ भाई कितना हो जाएगा? 15। A2 निकल आया। मुझे तो D चाहिए था, D के लिए क्या करूं बताओ भाई? A2 minus A1। A2 माइनस A1। याद रखिए चीजों को थोड़ा सा, कौन किसका शॉर्टकट है। एस अब तुम्हारे लिए नया जो चीज है ना वो ये है कि SN से A2 कैसे निकालते हैं? S2 माइनस S1, मतलब S2 कैलकुलेट करते हैं, S1 कैलकुलेट करते हैं, दोनों क्या करवाते हैं? माइनस, तब जाके क्या आता है? A2। A2 निकलने के बाद फिर A2 माइनस A1 करा के क्या निकालते हैं? D। तो आइए देखते हैं A2 कितना है भाई? 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 6। बोलो। ठीक है भावना जी, समझ में आ रहा है? भावना को दिख नहीं रही, भावना को बैठी वो छुप के बैठी है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम लोग? A और D निकल गए, अब हमें क्या निकालनी थी? nth टर्म।
तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या था भाई, ए एन इक्वल टू A ए plus N minus 1D. मैंने क्या बताया था, nth टर्म कैसे निकालते हैं, A और D. ए और डी की वैल्यू को डाल देते हैं इसमें। तो ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 6, तो 9 प्लस 6 n माइनस 6, 9 माइनस 6 3 प्लस 6 n इज योर nth टर्म। बोलो भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मतलब बिल्कुल करना ही चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये चैप्टर नंबर 2 का डाउट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial where px equals to में x cube x square minus x minus 4, find the value of 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा माइनस अल्फा बीटा। मैंने जब आपको चैप्टर 2 कराया था तो मैंने ऐसे बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको कराए थे, मैंने कहा था ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम, एलसीएम ले लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपको यही बताया था कि या तो आपको जो पॉलिनोमियल दिया होता है उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर कर अल्फा और बीटा का जुगाड़ कर लीजिए, अगर हो सकता है तो, मतलब उसमें से अल्फा बीटा निकाल लीजिए। और अगर अल्फा बीटा नहीं निकल रहे डायरेक्ट, तो कम से कम रिलेशन तो निकाल लो, वो तो कर सकते हैं हम। तो आइए देखते हैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या पॉसिबल है। 2 और 2 होंगे साहब। तो आइए देख लेते हैं भाई, 2 और 2 करके 1 नहीं आएगा ना आपके पास, तो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नहीं माइनस होगा 4, ये आपके पास क्या है पी एक्स। तो सबसे पहला भाई पहले बताओ तो नंबर नंबर बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते, 2 और 2 ही बनेंगे, बनेंगे नहीं बन सकते, 3 और 1 नहीं, 4 और 1 रिलेशन ही तो निकलेगा। भाई ये आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप इसके अल्फा बीटा नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर निकाल पाते तो बहुत इजीली हो जाता। मान लीजिए इसको सॉल्व करते करते एक एक्स की वैल्यू आती 4, एक एक्स की वैल्यू आती 5, मान लीजिए, जस्ट एक हिंट दे रहा हूं, तो अल्फा कितना हो जाता आपके पास 4 और बीटा कितना हो जाता 5। बस फिर तो इसको कैलकुलेट करना था आपको, इनमें वैल्यूज डाल देते, सॉल्व कर देते, मैथ्स बन जाते। बट इस बार क्या हो रहा है कि आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पा रहा, और यकीन मानिए जब मतलब हमने किया था क्वेश्चन, मतलब मैंने मेरे टाइम पर भी मेरे को ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही, और हमारे टीचर ने हमें बताया नहीं था कि भाई रिलेशन से कर लेते हैं। छोड़िए अभी। अरे बात बताओ, ठीक है, तो आप सीख लीजिए, ये भी एक अच्छा तरीका है। और अपना फिर उसी टाइम थोड़ा सा दिमाग चलाइए, यार भाई रिलेशन भी तो कुछ पढ़ा था, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हो रहा, तो कम से कम रिलेशन निकालते। फिर जब रिलेशन निकाला फिर अल्फा बीटा दिख गया, बोला इसकी तो वैल्यू पुट्स हो सकती है, फिर थोड़ा सा तिकड़मबाजी करी और तो आइए देखिए कैसे करना। तो यहाँ पर आप क्या करिए, कम से कम रिलेशंस निकाल लीजिए, 2 रिलेशन है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा तो बीटा अल्फा सी अपॉन ए, बीटा अल्फा माइनस, भाई बी की जगह क्या रख सकते हैं, -1 -1, 1 आएगा इसका। अरे हाँ हाँ भाई, बी की जगह रख सकते हैं हम लोग -1, और एक माइनस ऑलरेडी आपके पास फॉर्मूले का, और अपॉन में ए कितना है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके पास, ये प्लस, और यहाँ पे आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा बीटा जो सी अपॉन में ए, सी की वैल्यू कितनी है भाई, -4 अपॉन में 1, तो कितना हो जाएगा -4 बीटा। ये 2 रिलेशंस है मेरे पास। हमने इस क्वेश्चन के लिए टाइम बचाया था क्योंकि ये आता ही नहीं था, तो भाई जो क्वेश्चन नहीं आते उनके लिए आपको टाइम बचाना है ताकि आप सोच पाए, ठीक है। तो जो आते हैं वो आपको फास्ट करने को। अच्छा जी, जो दिया हुआ है उस पर गौर कर लेते हैं, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब बताइए क्या चीज कर सकते हैं, इसमें हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। इसके नीचे अल्फा, इसके नीचे बीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, पूरे का अगर मैं एलसीएम लूं तो अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा की तो डायरेक्ट वैल्यू लगा देना ना, अल्फा बीटा का एलसीएम ले लो। हाँ वैसे भी कर सकते हैं,
चलो अल्फा बीटा आपको पता ही है वैसे, तो एक काम करते हैं, नहीं ठीक है, सही बात है। वैसे देखो जो चीज आपको दिख रही है, हाँ हाँ ठीक है, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा। इन दोनों का अगर मैं अल्फा एलसीएम बीटा, तो अल्फा बीटा है। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया हाँ है। भैया। तो अल्फा से अल्फा कट जाए, बीटा बीटा कट बना जाए, बीच में प्लस है वो गर्भ तो दिख ही नहीं रहा। अरे वही बता रहा हूँ, तू तो अल्फा से अल्फा काट रहा है यहाँ पे। अल्फा से अल्फा कट के देवी तो बीटा आया है। अच्छा वो एलसीएम का बता रहा है क्या? हाँ। अरे ठीक है चलो भाई, ये भी सही है, थैंक गॉड, मुझे लगा भैया ये इसका भी बेड़ा गर्क हो गया। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? एक। तो ऊपर में बनाए अल्फा बीटा की जगह माइनस माइनस 1/4। 4 से 4 कट जाएगा। नहीं कटे, प्लस अभी जो। बहुत बढ़िया गुड। तो इस तरीके से नहीं कटेगा यहाँ पे, तो आपके -4 आ जाएगा, यहाँ 1, और यहाँ पे आपके पास देखो, आप माइनस चाहो तो ऊपर लिफ्ट कर सकते हो, बोलो करना है? कर दो भैया। फिर यहाँ प्लस का 4 रखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम 4, 4 प्लस 16, 15/4। ठीक है। तो जिन चीजों का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकता, कम से कम उनसे रिलेशन ले लिया करो, और फिर जिसकी वैल्यू निकालने के लिए आपसे बोली गई है उसको, उसमें चीजों को देखो कि पुट कैसे कर सकते हैं, या तो एलसीएम के थ्रू करो, एलसीएम लेके देखो फिर शायद बन जाए। एग्जैक्ट आपको दिख रहा है तो एग्जैक्ट पुट कर दीजिए। अब इसी पे ना ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट कर देते हैं कि आपसे इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल देंगे कि जी ये निकाल दो 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, ऐसे बोल देते हैं। इसको इसको कैलकुलेट कर दो माइनस अल्फा बीटा, ऐसे बोल दो। तो इसमें भी वही सेम है, इधर क्या ले लेंगे आप एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा बीटा, फिर इसे डिवाइड करोगे यहाँ बीटा, और यहाँ पर अल्फा माइनस अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यू डल जाएगी, इसमें डल जाएगी, इसमें डल जाएगी, कैसे ही बना लो अब तो इनको। 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर भी आता है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब भी आता है, तो ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन रिलेशनशिप सही है ये सारे। ठीक है तो इस, हाँ जी बाबू, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, लेट मी फिनिश विद दीज डाउट्स, उसके बाद आपके डाउट पे देख लेंगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट वाला देख रहे हैं। चलिए, मोटर बोट whose speed is 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। देखो ये वाला वैसे मैंने चैप्टर 4 में करवाया हुआ है, आपने किया चैप्टर 4? चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ये। अब मोटर बोट, हाँ डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछते हैं उससे। whose speed is 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, टेक्स 1 आवर टू फिल। कौन सा वुमेन वाला नहीं होगा उसमें, वो वर्क डन वाला बोल रहे क्या? वर्क डन वाला ही है वो, कोई बात नहीं, उधर ध्यान दीजिए। बाबू प्लीज देखो, इसको ऐसे मत सोचो ये किसी और के डाउट्स, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं करा रहा हूं, नहीं तो मैं उसको पर्सनली समझा देता ये सारे क्वेश्चन, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते तो। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये मुझे वैसे भी कराने ही है, वैसे भी कराने हैं। एक बार जब दूसरी बार कराऊंगा तो आपको कम से कम रिवाइज हो जाएगा, पहली बार कर रहे हैं समझ लीजिए। A motorboat whose speed is 24 kilometer per hour in still water takes 1 hour more to go 32 kilometer upstream. Upstream, then to return downstream to the same spot, to the same spot. Find the speed of stream. मीनिंग बताओ भाई।
आप एक मीनिंग बता दो गर्भित। एक मोटर बोट है, हाँ जी, वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है पानी में, हाँ और 1 घंटा लेती है जी, 1 घंटा मोर लेती है 1 घंटा ज्यादा लेती है टू गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। क्या कर रही हो? ऊपर की तरफ जा रहा है, पानी में ऊपर से। बाहर से अपोजिट जाना। देन दी रिटर्न ऑफ डाउनस्ट्रीम, जब वो वापस आ रही होती है, मतलब लहर की तरफ ही जा रही होती है, हाँ जी, टू दी सेम स्पॉट, उसी रास्ते पर, हाँ जी। उसकी हाइट, वो Height? स्पीड स्पीड किसकी स्पीड पूछी? उसकी मोटर बोट की। गलत, स्ट्रीम की। देख रहे हो कितना गलत पढ़ा आपने, और आप ध्यान बिल्कुल नहीं। मैं वही चीज तो कह रहा हूँ, तुम इसको ऐसे सोचते हो कि वो उस लड़की का डाउट है बस, हमारा नहीं। तो हमें क्या फर्क पड़ता है? यही यही गलत है बस। ये ना, ये मतलब 40-50 वाले बच्चों के, मतलब 40+50 जिनके नंबर आते हैं, वो वाली सोच मत रखो, कभी नहीं आएंगे, नहीं तो 90+। ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रीम का क्वेश्चन है। और ये जो आपके पास स्ट्रीम का क्वेश्चन है ना, इसमें मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये मेरे ख्याल से चैप्टर 4 का नहीं होना चाहिए, ये चैप्टर 4 का, ये मोटर बोट वाला भाई। ठीक है, अरे ठीक है बाबू, ठीक। अरे सुन लो इधर भैया, हम भी तो कुछ कह रहे हैं। मोटर बोट के जो क्वेश्चन है ये आपका, इन्होंने प्लीज, मोटर बोट के जो क्वेश्चन है वो दोनों के दोनों मतलब 2 चैप्टरों से मिलते हैं। एक तो चैप्टर नंबर 3 से, एक चैप्टर नंबर 4 से। अब ये वाला मोटर बोट का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, वो जब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से फॉर्म से है। लेकिन मैं आपको स्ट्रीम के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं, बहाव के बारे में, पानी के बारे में। वाटर का जब कभी क्वेश्चन आता है, स्ट्रीम का क्वेश्चन जब कभी आता है, स्ट्रीम का, देखिए गौर करिए प्लीज, कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट समझ जाएंगे आप, हर बार इसी चीज से रिलेट करिएगा। मैं कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा तुम्हारा, तुम कंसेप्ट समझ लो पहले, क्वेश्चन करने के पीछे मत भागिए। सारे के सारे A to Z सारे क्वेश्चन कर दोगे तुम स्ट्रीम के, इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। जब कभी भी बहाव के क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा 2 चीजों पे बात जरूर होती है। स्ट्रीम के क्वेश्चन जब आते हैं 2 चीजों पे बात होती है, 2 चीजों की स्पीड होती है। एक तो स्पीड ऑफ बोट होता है, और एक होता है स्पीड ऑफ वाटर या स्ट्रीम, जो भी आप बोले। मैं वाटर यूज करता हूं, लेकिन आप समझिए वाटर एंड स्ट्रीम वन एंड द सेम थिंग है, अलग अलग नहीं है। तो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम एक ही बात है, पहले तो उस चीज को क्लियर रखिए। मतलब स्पीड ऑफ बोट अलग है, स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम एक ही बात। अच्छा जी, अब इसमें क्या करते हैं, हम एक को x मानते हैं और एक को हमेशा हम y मानते हैं। यही टेक्निक है क्वेश्चन करने की। आप एक स्पीड को तो मानिए x, बोट की स्पीड को, खुद की स्पीड को x मानिए, और एक बहाव को, उसको मानिए आप y। अब आप खुद सोचिए, जब आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है भाई, नीचे की तरफ जाए बहाव के साथ। बहाव के साथ। जब आप बहाव के साथ जा रहे हैं, तो आप देखो भाई, जैसे मान लो इस तरीके से रिवर बह रही है, और आप भी इसी डायरेक्शन, मतलब रिवर इस तरीके से बह रही है और आप भी इसी डायरेक्शन में तैर रहे हैं, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी, ये बता दीजिए। क्यों बढ़ने की वजह क्या है? मोटर की स्पीड बिल्कुल, आपकी स्पीड और पानी की स्पीड एक साथ ऐड हो गई और आप ज्यादा फास्ट तैर पाएंगे। जैसे जब कभी आप गंगा जी नहाने जाते हैं, तो आप गौर करेंगे उसमें पानी की स्पीड है कुछ, और एक आप जो हाथ पांव मारते हो वो स्पीड है आपकी खुद की। अब जब आप पानी के रफ्तार में ही हाथ पांव मारते हैं, और तो आप बहुत जल्दी 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 आगे की तरफ भागते हैं। हालांकि वो गंगा जी ले जा रही हैं, लेकिन आप भी तो हेल्प कर रहे हो थोड़ा कुछ तो भी। उसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम। नीचे की तरफ जब आप चलते हैं, मान लो गंगा जी ऊपर हिमालय से नीचे की तरफ भी तो आ रही हैं, तो आप जो तैर रहे हो उनके साथ जब तैर रहे हो, तो वो डाउनस्ट्रीम कंसीडर किया जाएगा। उसमें आपकी स्पीड और बहाव की स्पीड को जोड़ दिया जाता है। मतलब डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड बनती है वो बनती है x + y। डाउनस्ट्रीम की स्पीड
होती है x प्लस वाई। बताइए किसी को इश्यू है इसमें तो बताइए। ठीक है, अच्छा जी। और अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई। अब अपस्ट्रीम का मतलब है भाव के अगेंस्ट, तो अपस्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो होती है x माइनस वाई। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो जो डाउनस्ट्रीम है वो होगा आपके पास x प्लस वाई, जो अपस्ट्रीम है वो होगा आपके पास x माइनस वाई। स्पीड ऑफ बोट को क्या मानेंगे आप? x। स्पीड ऑफ वाटर को क्या मानेंगे आप? y। शुरुआत ही समझ लीजिए भैया, हमेशा x ही मानते हैं स्पीड ऑफ बोट को। हाँ जी, हमेशा x ही मानते। भैया वाटर की स्पीड को हमेशा y मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, y ही मानेंगे। तो आपको ये चारों स्पीड है क्वेश्चन में जरूर लिखनी है। जब कभी भी स्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा ना, इन चारों चीजों के बारे में जिक्र होना चाहिए स्टार्टिंग में। जैसे फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले जिक्र किसके बारे में होना चाहिए? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन। ये तीन बातें आपको लिखनी पड़ती है। ऐसे ही बोट के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें चार बातें होती हैं। पहला, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। उसके बाद बात करो जो भी बात करनी है। लॉजिक समझ में आ रहा है? बोर्ड के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इस टेक्निक को आप अपनाएंगे बोर्ड के क्वेश्चंस करने में, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन। मैं तो ये कह रहा हूं ऐसे ही होगा, यही कंसेप्ट। तो देखिए किस तरीके से करते। हाँ भाई, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, ये टेक्निक आप हमेशा ध्यान रखें। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। अभी क्वेश्चन को अप्रोच करें। अब इस चार बातों को ध्यान रखिएगा, और आप भी देखोगे कि मैं जब कभी बोर्ड के क्वेश्चन करूंगा मैंने चार बातें जरूर लिखता हूं, क्योंकि इसी पे बेस्ड है आपका क्वेश्चन। आइए चलिए देखो। और इसमें एक फॉर्मूला और होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक ये फॉर्मूला लगता है हमेशा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं बना जिसमें मतलब ऐसा ही होता है हमेशा। तो देखिए, आइए चलिए जिक्र करते हैं इस पर क्या क्या बातें हैं हमारे पास। एक मोटर बोट है जिसकी खुद की स्पीड कितनी है? 24 किलोमीटर। अब ये जो 24 किलोमीटर पर आवर है, आप बताइए ये एक्स है, वाई है, क्या है? ये एक्स है। मैंने बताया तो था बोट की स्पीड को क्या मानना है? एक्स। लेकिन इस केस में आपको बोट की स्पीड ऑलरेडी दी हुई है, तो आप